हाय गाइस, वेलकम बैक टू विजय एजुकेशन टू दी डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस। तो आज है 7 जनवरी 2026 और डे है वेंसडे। तो आज हम करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस, वो भी फुल एक्सपीरियंस के साथ। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैप में जाके देखना है मैक्सिको कंट्री कहाँ है, ठीक है। मैक्सिको कंट्री और लैटिन अमेरिका में कौन कौन से कंट्री आते हैं वो बताना है। कमेंट सेक्शन में आके टाइप करना है ताकि आपको एक लंबे समय तक याद रह सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे आज के पेपर में सबसे पहला आर्टिकल क्या था, इसरो के बारे में था। क्या कह रहा था, इसरो इनवाइट कर रहा है, तो एओ कर रहा है, अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी दे रहा है इंडियन साइंटिस्ट को कि इसरो के साथ कोलैबोरेट करो और जो आदित्य L1 मिशन है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करो, ठीक है। आदित्य L1 मिशन को जानते हैं, क्या कहते हैं, स्पेस में सन की स्टडी के लिए भेजा गया है आदित्य L1 को। तो उसका सेकेंड एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। उसी के प्रपोजल पे इंडियन साइंटिस्ट को अनाउंसमेंट अपॉर्चुनिटी एओ मिल रहा है कि इसरो के साथ कोलैबोरेट करके और आदित्य L1 को मतलब गहनतापूर्वक से अध्ययन करने का, उसमें इनपुट निकालने की बात कर रहा है। तो चल तो स्टार्ट करते हैं। इसरो कॉल्स फॉर प्रपोजल फ्रॉम इंडियन साइंटिस्ट टू एनालिसिस डाटा फ्रॉम आदित्य L1, ठीक है। इसरो ने भारतीय वैज्ञानिक को आदित्य L1 के डेटा को विश्लेषण या गहन करने का अध्ययन के लिए आमंत्रित किया है, समझे गाइस। अब आदित्य L1 का सेकेंड वर्षगांठ हो रहा है, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। इसी अवसर पर इसरो ने वैज्ञानिकों को विश्लेषण के लिए अवसर की घोषणा, मतलब अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी एओ की जारी किया है, ठीक है, ताकि वो सूर्य के पास आदित्य L1 सैटेलाइट को उसका डेटा और उपयोग करके सौर विज्ञान और वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त कर सके। मतलब आदित्य इसरो के पास जो डेटा आएगा, ठीक है, तो हमारे वैज्ञानिक सौर विज्ञान, सोलर साइंस में और महारत हासिल करना चाहता है, उसके लिए इंडियन साइंटिस्ट को भी इसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे आदित्य L1 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो, जैसे ये सन है, ठीक है, और ये अर्थ और सन के बीच का ये पॉइंट है, कहाँ पे, 15 लाख किलोमीटर के रेडियस पे, ठीक है, दूरी पे ये L1 पॉइंट है, ठीक है। इसी जगह सैटेलाइट लॉन्च हुआ है आदित्य L1। अब ये इसी बिंदु को क्यों चुना गया, L1 पॉइंट को ही क्यों चुना गया। इधर L2 पॉइंट भी है, इधर एक L3 पॉइंट है, ठीक है, अर्थ से इधर L2 L3 L4 पॉइंट भी, लेकिन L1 पॉइंट को इसलिए चुना गया क्योंकि L1 पॉइंट जो है ना, ये अर्थ के पास तो जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो वो यहाँ पे L1 पॉइंट पे ग्रेविटी बैलेंस रहता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित रहता है। अब ग्रेविटी बैलेंस होने का मतलब कि वो ना पृथ्वी की ओर खींचेगा, अब वो पृथ्वी को नहीं खींचेगा, वो एक जगह स्टिल कांस्टेंट रह के सन का डेटा स्टोर करेगा और इसरो को सेंड होगा। जैसे कि अभी तक जब से आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ, ठीक है, और 127 दिनों के बाद ये जो यहाँ 6 जनवरी 2024 को यहाँ पे पहुँचा, तो उस टाइम से लेकर अभी तक 23 TB डाटा इसरो को भेज चुका है, काफ़ी L1 सैटेलाइट, समझे। आदित्य L1 सैटेलाइट भेज चुका है डाटा, 23 TB डेटा भेज चुका है। TB मतलब टेराबाइट। और ये इसी पॉइंट को इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, ग्रेविटी बैलेंस रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे नहीं लगता है, तो इसलिए ये बिंदु को चुना गया। तो ना हम देखते हैं, और एक वजह अर्थ का ऑर्बिट में उपग्रह जो है मून, अर्थ का उपग्रह मून, ये भी अर्थ का चक्कर लगाएगा ना गाइस, अर्थ का जो चक्कर लगाएगा ये, तो इसका परछाई आदित्य L1 पे ना पड़ जाए, इसलिए ये पॉइंट को ही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आदित्य L1 लॉन्च व्हीकल क्या था, किससे लॉन्च किया था आदित्य L1 को, PSLV C57, ये तो जानते हैं। इसका टाइप, इसमें कितना टाइप होता है,
लॉन्च व्हीकल का टाइप PSLV होता है, GSLV होता है। तो ये सबको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आदित्य L1 का लॉन्च व्हीकल क्या है? PSLV C57। इसमें टाइप आता है PSLV होता है, एक GSLV होता है, लेकिन PSLV सबसे हैवी व्हीकल लॉन्च होता है ये, ठीक है। अब आदित्य L1 का सौर मिशन है, इसका विजन क्या है? सौर मिशन। ये कब छोड़ा गया था इसको? 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित हुआ था और 6 जनवरी 2024 को L1 बिंदु पर पहुंचा था। अब देखो उसी के लिए ये पहुंचा और ये फर्स्ट एनिवर्सरी हुआ, तो उसके कारण मेरा सेकेंड एनिवर्सरी कब हुआ? तो 2025 को ये दूसरा एनिवर्सरी हुआ। अभी 2026 आ गया, ये दूसरा एनिवर्सरी, सेकेंड वर्षगांठ इसका मनाया जा रहा है। हाँ, तो सिग्निफिकेंस क्या है? क्या करने के लिए भेजा हुआ था आदित्य L1 को? सिग्निफिकेंस क्या है इसका? टू स्टडी। क्या स्टडी करने के लिए? पृथ्वी की दिशा और पृथ्वी पर आने वाली तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान पता लगाने के लिए, ठीक है। इसका ये सिग्निफिकेंस है। और भी, और आगे देखते हैं। सौर तूफान, उसके प्रभाव, अध्ययन से पृथ्वी पर पड़ने वाली सौर घटनाएं को समझ बेहतर मिलेगी, ठीक है। मौसम विज्ञान और संचार तंत्रों में सुरक्षा मिलेगी, ये सबका पूर्व अनुमान लगाया जाता है। अब इतना बड़ा आप लोग तो याद रखेंगे नहीं, उसके लिए रिवीजन पॉइंटर भी देखते जाओ साथ में। आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है। स्थित कहाँ पे? सूर्य के और पृथ्वी के L1 बिंदु पर, जो कि लगभग 15 लाख किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। इसका लाभ क्या है? सूर्य का निरंतर अवलोकन करना, सूर्य का कोरोना, फोटोस्फीयर, वो सब का डेटा भेजना। इसरो ने पहली बार AO जारी किया। AO भी बताएं, अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है, जो कि इंडियन साइंटिस्ट को इसरो के साथ आदित्य L1 का डेटा विश्लेषण करेगा, ठीक है। तो भारत और सौर विज्ञान का इससे क्या होगा? क्षमता मजबूत होगा। अभी तक जैसे मैंने बताया 23 TB प्लस डेटा स्टोर हो चुका है, मतलब सार्वजनिक हो चुका है। स्पेस वेदर के पूर्वानुमान का पता लगाने में भी सहायता सिद्ध होगा। ये है आदित्य L1 के बारे में। तो हम अब दूसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा एडिटोरियल क्या है? अमेरिका वेनेजुएला एक्शन आर मोस्ट अनलॉफुल। तो अभी जैसे आप लोगों को पता है कि अम्बानी मतलब UN चार्टर को रूल के वायलेट करके, UN चार्टर रूल को वायलेट करके और सारी चीज़ें कर रहा है। तो अमेरिका वेनेजुएला के प्रति ज़्यादा कार्रवाई है। आज ये ना गाइस बहुत ही बड़ा आर्टिकल छपा हुआ है, थोड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल छपा हुआ, उसको मैंने समराइज़ करके लिखा हुआ है। अमेरिका वेनेजुएला के प्रति कार्रवाई ज़्यादा और गैर कानूनी है, जिनमें निम्न बिंदु शामिल हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को वैध राष्ट्रपति मानने से इनकार किया, बल का प्रयोग किया और उठा लिया। मादुरो को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं बल्कि अमेरिकी न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हुआ, इंटरनेशनल लॉ का। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है? UN चार्टर कानून क्या कहता है कि कोई भी देश का सॉवरेनिटी, कोई भी देश का डिग्निटी ऐसे ही वायलेट होगा, ऐसे ही हनन होगा। तो देखते UN चार्टर का कुछ आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसका देखते हैं। UN चार्टर का अनुच्छेद 2 क्लॉज 4 कहता है बल प्रयोग पर रोक लगाता है। अब वेनेजुएला ने तो ऐसा कोई कुछ किया नहीं था। किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता पर, किसी राज्य की राजनीतिक स्वतंत्रता पर, ठीक है, किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता पर और किसी राज्य की राजनीतिक स्वतंत्र, यहाँ राज्य कहने का मतलब है गाइज कि UN चार्टर के हिसाब से राज्य को ही राष्ट्र माना जाता है। तो क्या कहता है? किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता पर और किसी राज्य की राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल प्रयोग पर रोक लगाता है। पर अमेरिका ने तो ये दोनों को वायलेट किया, बल प्रयोग किया और वेनेजुएलन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा लिया। केवल 2 ही कानून अपवाद है। 2 ही कानून क्या अपवाद है? कि आत्मरक्षा अनुच्छेद 51 कहता है कि कोई भी राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र पर हमला तब कर सकता है, या तो उसके ऊपर असैसिनेट तब कर सकता है, आक्रमण तब कर सकता है जब उसको आत्मरक्षा करनी हो। तो वेनेजुएला ने तो पहला कानून की तरफ वेनेजुएला ठीक है, कि वेनेजुएला ने तो पहले आक्रमण नहीं किया अमेरिका पे, क्योंकि अमेरिका ने रिटेलिएशन करना था, ठीक। अब दूसरा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति। अब UN चार्टर में परमानेंट UN संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब UNSC में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट 5 मेंबर है। अब 5 मेंबर परमानेंट मेंबर है, तो वो सबका तो अनुमति नहीं है कि वेनेजुएला पे आक्रमण किया जाए।
तो सेकंड आर्टिकल भी सेकंड लाइन से भी बचता है। तो लेकिन वेनेजुएला के मामले में कोई भी अपवाद लागू नहीं होता, देख रहे हो। वेनेजुएला के मामले में कोई भी अपवाद लागू नहीं, ना उसने फर्स्ट रूल को वायलेट किया, ना उसने सेकंड रूल को वायलेट किया। तो किस रूल के हिसाब से वेनेजुएलन राष्ट्रपति, वेनेजुएलन प्रेसिडेंट जो है मादुरो को अरेस्ट किया गया और उसको अदर कंट्री में ले जाकर मुकदमा चलाया गया? अगर मुकदमा चलाया तो यूएन चार्टर के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ में ही, इंटरनेशनल लॉ के तहत ही मुकदमा चलता है, इंटरनेशनल कोर्ट में। पर अमेरिका ने तो ऐसा नहीं किया, उसने अपने देश के न्यायालय अमेरिकन कोर्ट में मुकदमा चलाया। अर्थात अमेरिका द्वारा किया गया कार्रवाई पूरी तरीके से अवैध है। अब यूपीसी का एक पसंदीदा लाइन क्या है कि बल प्रयोग तब तक निश्चित है, बल प्रयोग तब तक नहीं कर सकता, अथवा बल का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक अनुच्छेद 51 या यूएनएससी की स्वीकृति ना हो। अब अनुच्छेद 51 के लिए भी वेनेजुएला बचता है, और यूएनएससी की मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्वीकृति भी से बचता है। ये दोनों आर्टिकल्स वेनेजुएला, ठीक है। तो फिर किस आर्टिकल के तहत, हमारे राइटर साहब यही बोल रहे हैं इस लेख में कि किस आर्टिकल के तहत वेनेजुएला राष्ट्रपति को उसके सॉवरेनिटी के खिलाफ जाके उसके डिग्निटी का हनन करके उसको अरेस्ट किया गया और लेके अमेरिका आया गया। तो ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी बात है कि मोनरो सिद्धांत, मोनरो डॉक्ट्राइन रिलोडेड आर्टिकल एक छपा, मोनरो डॉक्ट्राइन रिलोडेड। अब ये मोनरो डॉक्ट्राइन क्या है, और जरा देखते हैं मोनरो डॉक्ट्राइन क्या होता है। देखो, अमेरिका में एक राष्ट्रपति हुआ था मोनरो करके, राष्ट्रपति जेम्स मोनरो, ठीक है। कब हुआ था? 1823 ईस्वी में। देखो, मोनरो डॉक्ट्राइन क्या था कि अमेरिका में एक राष्ट्रपति हुआ था जेम्स मोनरो, ठीक है। उसका तर्क था, अब देखो लेख के अनुसार हम आगे चलते हैं, आर्टिकल कहता है क्या, मोनरो डॉक्ट्राइन कहता क्या है। देखो, तर्क दिया गया कि वेनेजुएला के खिलाफ हाल में की गई कार्रवाइयाँ, अमेरिकी सैन्य और राजनीतिक कार्रवाइयाँ मोनरो सिद्धांत के पुनरुद्धार को दर्शाती है। मतलब मोनरो का जो सिद्धांत था, प्रिंसिपल ऑफ मोनरो, उसको रीएस्टैब्लिश कर रही है, ये दर्शाता है, ठीक है। जिसका उद्देश्य था मोनरो का कि लैटिन अमेरिका में अमेरिकी प्रभुत्व को फिर से स्थापित करना। अभी लैटिन अमेरिका में अमेरिकी प्रभुत्व को, अब ये लैटिन अमेरिका होता है क्या? लैटिन अमेरिका देखो गाइस कहाँ से शुरू होता है। जैसे ये वेनेजुएला हुआ, ऐसे है ना, साउथ अमेरिका ऐसे ही है, साउथ अमेरिका। तो देखो वेनेजुएला लेके इधर आपका मैक्सिको, गल्फ ऑफ पनामा यहाँ स्टार्ट होता है, इधर से गल्फ ऑफ पनामा स्ट्रेट, ठीक है। इधर मैक्सिको, फिर ऊपर यूएसए, फिर ऊपर कनाडा है, कनाडा को ऊपर ग्रीनलैंड है, ऊपर उधर जो कि डेनमार्क का है वो। अभी ये लैटिन अमेरिका कहने का मतलब जो मैक्सिको, गल्फ ऑफ पनामा है, ठीक है, तो मतलब पूरे कैरेबियन सी में अमेरिकी प्रभुत्व होना चाहिए। मोनरो डॉक्ट्राइन ये कहता था, इसको फिर से रीइस्टैब्लिश करने की कोशिश है, मतलब को है, ये लेख में लिखा हुआ है। अब ये जो है ना वेनेजुएला, यहाँ पे वेनेजुएला, इधर कोलंबिया, इधर इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, ठीक है, इधर ब्राज़ील, ये चिली, ये मेरा अर्जेंटीना, ठीक है। अब ये यहाँ से जो स्टार्ट होता है गल्फ ऑफ पनामा से लेकर वेनेजुएला से लेकर यहाँ चिली तक, जो यहाँ तक चिली के लास्ट तक, ये लैटिन अमेरिका कहलाता है, समझे। अब ये लैटिन अमेरिका कहलाता है। लैटिन अमेरिका प्रभुत्व, अब ये प्रभुत्व को फिर से स्थापित करना चाहता है कि ये सब कंट्री में अमेरिकी प्रभुत्व फिर से हो, समझे। तो चीन और, अब क्योंकि इसको कम्पीट करना चीन और रसिया से, अमेरिका को चीन और रसिया से दिक्कत है लैटिन अमेरिका में, क्योंकि जो ये है वेनेजुएला के पास तो क्रूड ऑयल ज़्यादा था, कच्चे तेल का भंडार, ठीक है। तो इसी की वजह से तो ये सब इतना खेला हुआ है, कच्चे तेल की वजह से वेनेजुएला के पास, क्योंकि वेनेजुएला जो ओपेक कंट्री में आता है, OPEC ओपेक कंट्री में, मतलब तेल के समूह के देशों में पहला स्थान रखता है, दुनिया के सबसे ज़्यादा
तेल में से, रिजर्व ऑयल में से वेनेजुएला फर्स्ट नंबर पे। तो चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना, वेनेजुएला में शासन परिवर्तन की सुविधा, तेल और रणनीतिक संसाधनों तक पहुंच सुरक्षित करना। ये फिर से दर्शाता है कि मोनरो डॉक्ट्राइन फिर से रीएस्टैब्लिश्ड हो रही है। ठीक है, संक्षेप में कहा जाए तो अमेरिका लैटिन अमेरिका को अपने प्रभाव विशेष क्षेत्र के रूप में मान रहा है, प्रभुत्व और अंतर्राष्ट्रीय कानून को कमजोर कर रहा है। ठीक है, अब मोनरो सिद्धांत को देख लेते हैं एक बार। मोनरो सिद्धांत जो होता है ना, 1823 में राष्ट्रपति जेम्स मोनरो द्वारा घोषित किया गया था। क्या कहा गया था? अमेरिका यूरोप की शक्तियों के लिए ऑफ लिमिट है। मतलब एक समय था जब जब यूरोप स्पेन, यूरोप का कंट्री स्पेन हो गया, तो आपका पुर्तगाल हो गया, आपका फिर आपका हो गया ब्रिटेन। कहा जाता था कि ब्रिटेन सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक जहाँ तक होता है ब्रिटेन का राज्य है। ठीक है, तो जब कॉलोनाइजेशन ब्रिटेन का ख़त्म हुआ तो अमेरिका जब धीरे धीरे पावर में आना शुरू हुआ तो उसने फिर से सोचा कि यूरोप का फिर से लैटिन अमेरिका पर प्रभुत्व स्थापित ना हो जाए। इसके लिए जेम्स मुनरो ने डॉक्ट्राइन बनाया था कि लैटिन अमेरिका से अमेरिका में यूरोपीय शक्तियों के लिए ऑफ लिमिट है। मतलब कीप यूरोप आउट ऑफ लैटिन अमेरिका। ठीक है, मतलब यूरोप पूरी तरह से लैटिन अमेरिका से बाहर हो। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्ट न्यूली इंडिपेंडेंस। बाद में लैटिन अमेरिका में अमेरिकी राजनीतिक और सैन्य और आर्थिक प्रभुत्व का औचित्य। और ये प्रोटेक्ट न्यूली इंडिपेंडेंस नेशन, मतलब जब यूरोप का कॉलोनाइजेशन ख़त्म हो रहा था, लैटिन अमेरिका के कंट्री इंडिपेंडेंट हो रहे थे, तो जेम्स मुनरो उसको इसी रूप में समझाना चाह रहे थे कि ये न्यू जो इंडिपेंडेंस कंट्री है, जो अभी फ्रीडम पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही हम ये मुनरो का डॉक्ट्राइन लेकर आए, मुनरो प्रिंसिपल लेकर आए, मुनरो का सिद्धांत लेकर आए। ठीक है, तो ये याद रखना, कीप यूरोप आउट ऑफ लैटिन अमेरिका और प्रोटेक्ट न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन, ये दोनों बचाने के लिए। पर इसका तो अब मकसद ही कुछ और था, क्योंकि अमेरिकी प्रभुत्व को ये कैरेबियन सी से लेके पूरा लैटिन अमेरिका तक रखना चाहता था। तो यही अब मोनरो डॉक्ट्राइन को लेकर अभी वर्तमान में क्या है, डोनाल्ड ट्रंप अभी कह रहे हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से क्या होना चाहिए, डोनरो डॉक्ट्राइन, क्योंकि ये एक बार फिर से अमेरिकी प्रभुत्व को पूरे कैरेबियन नेशन में, पूरे लैटिन अमेरिका में फिर से इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो लेख में दावा किया गया, मतलब राइटर साहब कहना चाह रहे हैं, दावा किया गया, राइटर साहब कह रहे हैं लेख में कि ये जो मोनरो डॉक्ट्राइन अमेरिका का, उसको पुनर्जीवित कर रहा है। तो वर्तमान सिद्धांत क्या है, डोनरो डॉक्ट्राइन। देखो डोनरो सिद्धांत, वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। लैटिन अमेरिका मामलों पर अमेरिकी प्रभाव या नियंत्रण चाहते हैं। पश्चिमी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर तक। देखो मतलब डोनाल्ड ट्रंप पूरे क्लेम करते हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पश्चिमी गोलार्ध पर अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित हो। कारण क्या? चीन और रूस का मुकाबला करना, जैसे ये बताए थे। चीन लैटिन अमेरिका में एक प्रमुख आर्थिक खिलाड़ी बन चुका है अमेरिका को टक्कर देने के लिए। अभी दुनिया में चीन ही अमेरिका को टक्कर देने के लिए, और रूस एक प्रभुत्व खिलाड़ी बन चुका है। अब यूरोप की शक्तियाँ तो गई, ठीक है, यूरोप अब ज़्यादा उछल नहीं सकते हैं, यूरोपियन यूनियन भी मिल के अमेरिका को कुछ नहीं कर सकते। तो खैर जो भी बात है, आगे बढ़ते। तो चीन ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, ये पहल के माध्यम से इस क्षेत्र में 24 भागीदारी देश बना लिए चीन ने, लैटिन अमेरिका में, कैरेबियन नेशन में, और ऑल ओवर वर्ल्ड में। वेनेजुएला का तेल चीन लगभग 80% खरीदता है। रूस वेनेजुएला के साथ भी सहयोग करता है, जैसे डिफेंस में, एनर्जी सेक्टर में, और पॉलिटिकल कूटनीतिक में, राजनीतिक कूटनीतिक में। वेनेजुएला पश्चिमी गोलार्ध में रूस एवं चीन के लिए एक प्रवेश द्वार की तरह काम करता है। देखो जैसे ये था ना हमारा डॉक्ट्राइन, मोनरो डॉक्ट्राइन क्या कहता था, ये मैंने बना दिया साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे हमारा वेनेजुएला है, ये कोलंबिया है, ये वेनेजुएला, कोलंबिया। इधर मेरा है
गुयाना, सूरीनाम, इधर फ्रेंच गुयाना, ठीक है। ये 3 कंट्री छोटा छोटा। ये मेरा बड़ा कंट्री ब्राज़ील, ये मेरा इक्वाडोर, इधर पेरू, बोलिविया, उरुग्वे, पैराग्वे, ये रहा मेरा चिली, ये मेरा रहा अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे, ये इधर मेरे जोड़ता है गल्फ ऑफ पनामा स्ट्रेट जोड़ता है इसका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को, ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। तो ये कहता है कि देखो अभी यहाँ वेनेजुएला के पास कच्चा तेल का भंडार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और रूस और चाइना का यूएसए कैसे डिफेंड करेगा, रूस और चाइना को कैसे डिफेंड करेगा कि देखो रूस और चीन, यहाँ वेनेजुएला में चीन 80% लगभग 80% तेल निकाल के यहाँ से ले जाता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करता है, जो भी मतलब ट्रेडिंग है 80% ऑयल का ट्रेडिंग यहाँ से करता है। तो देखो एक प्रवेश द्वार के रूप में हो गया कि नहीं। वेनेजुएला में रूस और चीन का इतना इन्फ्लुएंस अमेरिका को पसंद नहीं आया, तभी तो उसने राष्ट्रपति मुनरो को उठा लिया और यहाँ पे आके तेल पर आके अपना हक जमा के बैठ गया। तो ये कहता है मोनरो डॉक्ट्राइन के बाद डोनरो डॉक्ट्राइन ये कहता है कि मोनरो डॉक्ट्राइन तो चलो लैटिन अमेरिका को अपना प्रभुत्व पे रखना चाहता था कि इंडिपेंडेंट नेशन, एक हवाला देके कि इंडिपेंडेंट नेशन ये सब न्यूली इंडिपेंडेंस हो रहा है और यूरोपियन के प्रभाव में फिर से ये ना आ जाए, तो इसीलिए मोनरो डॉक्ट्राइन लिया था। अभी अब डोनरो डॉक्ट्राइन के तहत ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे मतलब कह रहे हैं डोनरो डॉक्ट्राइन में। अब जैसे ये नॉर्थ अमेरिका, इसके ऊपर ग्रीनलैंड है, ठीक है। अब ग्रीनलैंड से वो लेके कनाडा को तो कितनी बार ऑफर मार चुका है अमेरिका कि कनाडा मिल जाओ। फिर इधर एक अलास्का कंट्री लिया हुआ था यूएसए ने, अलास्का, उसका राज्य बना था अलास्का। तो ग्रीनलैंड से लेकर यहाँ तक गल्फ ऑफ पनामा तक, इधर वेनेजुएला तक, इधर बोलिविया से लेकर चिली तक ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस में रहे। ये डोनरो डॉक्ट्राइन का एक फ्यूचर प्लान है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे न्यूज़पेपर के साथ। तो आज के लिए बाय।